एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अधीरा केमिस्ट्री में फिर से एक बार। और आज हम बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट का दूसरा टाइप, जो कि है कार्बोनियम आयन, या फिर इसको आप कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फ्री रेडिकल क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जब रिएक्टेंट बॉन्ड का ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट बॉन्ड का टूटना होता है, प्रोडक्ट बॉन्ड का बनना होता है, रिएक्टेंट बॉन्ड का टूटना बॉन्ड फिजन कहलाता है। दो तरीके का होता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। बॉन्ड फिजन के बाद जो शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट बनते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। यही रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 तरीके का होता है, जिसका पहला टाइप डिस्कस किया है मैंने फ्री रेडिकल। आज मैं बात करूंगी कार्बोनियम आयन, फिर हम बात करेंगे कार्बेन आयन, फिर हम बात करेंगे कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज के पास पॉजिटिव, यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये स्पीसीज के पास कार्बन के पास क्या है, प्लस है, इसका नाम क्या है, कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बन के ये भी जो स्पीशीज है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ध्यान देने की बात यह है कि फ्री रेडिकल जो होता है वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है, जबकि कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन जो है वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है। तो कार्बोकेटाइन ये जो है हमारा किससे बनता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से। ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा 3 ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि H के साथ ओवरलैप्ड है, और एक 2p-Z ऑर्बिटल है जो बिल्कुल क्या है, खाली है। खाली है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटाइन। स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर होता है इक्विलेटरल ट्राइगोनल, आप इसको बोल सकते हैं। अब इसकी भी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसकी भी स्टेबिलिटी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे तय की जाती है। और यहाँ पे ये हमारा है टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। इसमें जो टर्शरी है वो ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो टर्शरी क्यों ज्यादा स्टेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इथाइल ग्रुप्स होते हैं, जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को पंप करेंगे और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ेगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे देखें तो इस कार्बन के पास 3 अल्फा कार्बन है, कितने टोटल 9 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 9 जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतने ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। बस उसके कार्बन के पास जो है, जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जिसको आप अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया टर्शरी। तो यहाँ 9 स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव और 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। फिर सेकेंडरी, यहाँ देखिए 6 ही है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, बस 3 है अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हर एक टॉपिक पे मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियोस डाले हैं, शॉर्ट्स भी डाले हैं। आप जो समझना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं उसको देखिए। थैंक यू।